अभी तक हम लोगों ने एसएससी के प्रीवियस ईयर में जितना भी सीरीज देखे थे उस सभी सीरीज के क्वेश्चन जो है अब रिपीट करेंगे। यानी आज जो 12 जून 2019 को जो थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम था उसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें सभी क्वेश्चन पीछे जो हम लोग देख चुके थे वही सब क्वेश्चन अब रिपीट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जल्दीबाजी में यानी फास्ट सॉल्यूशन सभी सवालों को देख लेते हैं। अगर इसका बेसिक देखना है तो पीछे के वीडियो में सभी का बेसिक बताया जा चुका है। अब हम लोग आज के जो सेशन में हम लोग केवल फास्ट सॉल्यूशन से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 24% का वृद्धि हो जाती है तो यानी एक व्यक्ति को 124% खर्च करना पड़ेगा अगर 24% की वृद्धि हो जाती है। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि वो अपने खर्च में 18% का ही वृद्धि करे, यानी वह चाहता है कि केवल 118% ही खर्च करे। 18% वृद्धि मतलब क्या, केवल 18% ही खर्च करे। तो उसको खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो उसको खपत में 6 का कमी करना पड़ेगा। कितना में, 124 में गुने 100। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके 4.8% इसका आंसर आ जाएगा, यानी 4.8% का कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी पी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच द बीपी रेशियो पीसी इज इक्वल टू 4:3। यानी एक त्रिभुज एबीसी में यानी पी बीसी पर इस प्रकार है, कि बीपी और पीसी का जो रेशियो है वो 4:3 हो रहा है। यानी बीपी अगर 4 तो पीसी कितना, 3। अब क्या बोला है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, यानी क्यू जो है वो बीपी का मध्य बिंदु है। अगर बीपी का मध्य बिंदु क्यू है तो इसका मतलब बी क्यू का लंबाई भी 2 होगा और क्यू पी का भी लंबाई 2 होगा, क्योंकि पूरा बीपी तो 4 था। तो क्या चीज़ पूछता है, देन एरिया ऑफ ए बी क्यू रेशियो एरिया ऑफ ए सी बी, यानी ए बी क्यू और ए सी बी का एरिया, यानी पूरा त्रिभुज ए सी बी का एरिया। तो इससे पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि जब दोनों का शीर्ष सेम रहता है, एक शीर्ष सेम रहता है, तब जो एरिया का जो अनुपात होता है, एरिया ऑफ ए बी क्यू और एरिया ऑफ ए सी बी, इसका जो एरिया का अनुपात होगा उसके भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ए बी क्यू का भुजा अगर बी क्यू कितना है, 2 रेशियो, और ये ए बी सी में पूरा जो भुजा है बी सी वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। यानी जो एरिया का रेशियो होगा वो भुजा के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो भुजा का रेशियो 2:7 है, तो एरिया का भी रेशियो 2:7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ समरूप है। अगर त्रिभुज एबीसी और ईडीएफ समरूप है, ईडीएफ, तो इसके जो एरिया, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसमें ए बी लेंगे तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, ईडी लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग का ईडी। अगर हम इसमें बी सी लेंगे तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, डी एफ लेना पड़ेगा। अगर हम इसमें ए सी लेंगे तो इसमें ई एफ लेना पड़ेगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड लेना पड़ता है। ठीक है। अब क्या चीज़ बोला है, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर दिया गया तो डी एफ का लंबाई क्या होगा। और इसमें बताया कि एरिया ऑफ ए बी सी और डी एफ का जो रेशियो है 4:9 है। तो अगर हम दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके एरिया का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें डी एफ लेना है। अगर हमें डी एफ लेना है तो हम इसमें बी सी लेंगे, यानी बी सी और डी एफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये रेशियो कितना है, 4:9 है, यानी इजिकल टू 4:9 है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। तो बी सी का लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 8/डी एफ इजिकल टू 2/3। √4 का 2 निकल जाएगा, √9 का 3 निकल जाएगा, 2 से 4 बार में, और 4 × 3 12, यानी डी एफ का जो लंबाई होगा वो 4 × 3 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, तो गोला का जो संख्या होगा या किसी भी चीज़ का संख्या निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला का आयतन को हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाले का आयतन से डिवाइड कर देंगे। यानी बड़ा वाला का जो आयतन होगा उससे हम क्या करेंगे, छोटा वाले का आयतन से भाग दे देंगे। ठीक है, बड़ा वाला गोला का आयतन कितना हो जाएगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो गोला का आयतन 4/3 पाई r³ यानी 4 का क्यूब बटा छोटा वाला का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/3 पाई × 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके गोला का संख्या निकाल सकते हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, तो 64/8 कितना हो जाएगा, 8। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी 7 दिया गया, ए बी बी सी सी ए 1 दिया गया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से निकालना है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में बताता है, अगर दो इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, तो अब क्या होता है कि दो ही वेरिएबल फिक्स होता है। दो इक्वेशन का मतलब दो वेरिएबल फिक्स, तो हम तीसरा वेरिएबल को कुछ ही मान रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। अगर सी को जीरो मान लेंगे तो ये जीरो हट जाएगा, यहाँ से सी हट जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 7 आ जाएगा। अगर हम सी को जीरो माने तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो यानी ए बी कितना आ गया, ए बी हो गया 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमें केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब यानी ए प्लस बी 7 दिया गया, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 ए बी के बदले में कितना 1 और ए प्लस बी के बदले में कितना 7, यानी 343 में से अगर 21 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 322, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए माइनस बी 5 दिया गया, ए बी 2 दिया गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला निकालना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता था, ए प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस आ जाता था 3ab इंटू ए प्लस बी, लेकिन यहाँ क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कितना दिया गया, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 ए बी के बदले में 2 और ए माइनस बी के बदले में 5, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 3 और 6 पंचे 30, 125 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, तो 125 अब प्लस 30 यानी 155। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी सी एक चाप है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और इसमें ए बी सी एक चाप है। तो यहाँ पे हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी, ए बी सी एक चाप हो गए। अब क्या बोले, जो वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी ये जो ए बी सी एक चाप है वो क्या कर रहा है, वृत्त के जो केंद्र पे है वो 140 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी ये 140 डिग्री का कोण बना रही है, यानी ये वो था। ठीक है, तो क्या बोला, जीवा ए बी को पी तक खींचा गया, यानी ये जो जीवा ए बी था इसको क्या किया गया, पी तक खींचा गया। अगर चाप बोलता तो चाप ये होता, लेकिन जीवा बोला है ना तो ए बी को मिला देंगे, तो ए बी को क्या किया गया, पी तक खींचा गया है। तो सी बी पी का मान निकालना है, यानी हमें मान निकालना है सी बी पी यानी ये मान निकालना है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे कि अगर ये 140 डिग्री है तो दीर्घ चाप पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये ए सी के द्वारा दीर्घ चाप पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा, दीर्घ चाप पे 70 डिग्री का। अब जब ये 70 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, 180 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 70 डिग्री तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम इसका नाम क्यू दे देते हैं तो ए क्यू सी बी, ये क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये 110 डिग्री। अब हम लोग को क्या पता है कि एक ही ओर का, यानी किसी रेखा पर एक ही ओर का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये 110 डिग्री, तो 180 में से 110 के टाइम तो 70, यानी बाकी जो 70 डिग्री बचा वो सी बी पी का मान हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5 6 5 6 x 5 2 72 से विभाज्य है। इन 72 से विभाज्य मतलब क्या, जो संख्या 9 और 8 दोनों से कटे वो संख्या 72 से भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर देते हैं। अगर 9 का डिविजिबिलिटी से 2 ऑप्शन मिलता है तो हम क्या करेंगे, फिर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि अंकों का जो योग है वो 9 से कट जाना चाहिए। देखते हैं, 6 5 11 5 16 6 22 5 27, ये 27 तक तो कट रहा है 9 से। ठीक है, अब बचा 2, तो x के जगह पर क्या आएगा, 7 आएगा, तभी तो 7 + 2 9, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब x का जो मान होना चाहिए 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी 9 से डिविजिबिलिटी जब हम चेक करें तो x का एक ही मान 7 आ रहा है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एबीसी के जो क्षमता का अनुपात है 2:5:3 है। एबीसी का जो क्षमता है उसका जो अनुपात है 2:5:3 है। ठीक है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। यानी जब तीनों मिलेगा तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 10। यानी जब 10 क्षमता रहता है तो कितना दिन लगता है, 9 दिन। जब एक क्षमता, जैसे ही क्षमता कम तो दिन ज़्यादा, तो एक क्षमता तो 90 दिन। ठीक है, तो क्या बोला, सी अकेला उस कार्य को, तो सी अकेला यानी सी का क्षमता 3 था, जब एक क्षमता तो 90 दिन, जब 3 क्षमता तो 90/3 यानी 30 दिन लेगा। जब 3 क्षमता तो 30 दिन, लेकिन बोला जा रहा है 40% भाग कितना दिन में, यानी पूरा काम को 30 दिन में, तो 40% भाग को कितना दिन में करेगा, 30 का 40% कितना होता है, 12, यानी 12 दिन में काम को 40% कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 विद्यार्थी की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़के के अंकों का औसत अगर 54 है तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। देखिए, इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में बैलेंसिंग मेथड से इस सवाल को हम लोग शॉर्टकट में बनाए थे, तो अभी भी हम लोग शॉर्टकट में ही देख लेते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे बनाए थे। जैसे अगर हम बॉय और गर्ल का पहले संख्या का बात करें तो 40 का 60% जो है वो लड़कियां हैं। 40 का 60% 24 अगर लड़की है तो बाकी बच गया 16 लड़का हो जाएगा। टोटल 40 में अगर 24 लड़की है तो 16 लड़का हो जाएगा। अगर लड़की के अंकों का बात करें, लड़की के अंक, तो लड़की का औसत अंक 72 है और लड़का का औसत अंक कितना दिया गया, 54 दिया गया है। लड़का का औसत अंक 54 दिया गया है। देखिए, अगर इसको बेसिक से बनाना रहेगा तब क्या करेंगे, लड़का का औसत अंक 54 है और टोटल लड़का 16 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 54 × 16। अगर लड़की का औसत अंक 72 है और टोटल लड़की 24 है तो 72 × 24 टोटल अंक। तो पूरी कक्षा का टोटल अंक दोनों को जोड़ देंगे लड़का लड़की का, और इसको टोटल संख्या 40 था तो 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना कैलकुलेशन करके हम लोग डायरेक्ट औसत निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम लोग बैलेंसिंग मेथड से हम लोग शॉर्टकट में इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी कक्षा का औसत हम लोग 65 मान लेते हैं। पूरी कक्षा का औसत 65 मान लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया वो 65 के अप्रॉक्स में ही दिया गया है। तो पूरी कक्षा का औसत हम लोग 65 मान लिए। अगर हम देखें तो ये जो पूरी कक्षा का औसत अंक 65 है वो लड़का का औसत से कितना ज़्यादा है, यानी लड़का के औसत से 11 ज़्यादा है। लड़का का औसत से 11 ज़्यादा है। अगर औसत में 11 ज़्यादा है तो पूरे 16 लड़का में कितना अंक ज़्यादा हो जाएगा, 16 × 11 यानी 176 ज़्यादा हो जाएगा। 176 ज़्यादा। अगर हम देखें यहाँ पे लड़की का अगर हम बात करें तो लड़की का औसत अंक से कितना कम है, 7 कम है। अगर लड़की का औसत अंक से 7 कम है तो 24 लड़की में टोटल कितना का कमी हो रहा है, यानी 7 चौक 28, 7 9 14 2 16, 168 का कमी हो रहा है। 168 का कमी। फिर भी ओवरऑल क्या हो रहा है, 176 यहाँ ज़्यादा हो रहा है और 168 यहाँ कम हो रहा है, तो ओवरऑल 8 का वृद्धि ही हो रहा है। औसत जो हम माने थे उसमें ओवरऑल 8 का वृद्धि ही हो रहा है। तो औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 8/40 यानी टोटल 40 स्टूडेंट था ना, यानी 1/5 यानी 0.2 का वृद्धि हो रहा है। औसत में क्या हो रहा है, हम लोग जो औसत माने थे उसमें क्या हो रहा है, 0.2 का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब जो ओरिजिनल औसत होगा वो 65 से 0.2 कम यानी 64.8। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हम लोग बैलेंस करके हम इस सवाल को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, या फिर बेसिक से बनाना रहेगा तो ये तरीका हमारा बेसिक हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 वस्तु में से प्रत्येक को 975 रुपये में बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ और दूसरी पर 25% का हानि होता है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इसका हम लोग सबसे बेस्ट तरीका बताए थे, यानी पहले हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का अनुपात ले लेते हैं। अगर पहला वस्तु का सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, और दूसरा को 25% हानि पे बेचे, यानी अगर इसका सीपी 100 है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 25% हानि मतलब 75 हो जाएगा। और बताया गया था पिछला वीडियो में कि मतलब जो भी विक्रय मूल्य आएगा वो इस दोनों का मल्टीपल होगा, 130 × 75 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 130 × 75 करेगा तो इकाई स्थान पे 0 आ जाएगा, जबकि हमें विक्रय मूल्य 975 ही लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देते हैं, यानी 2 से इसको 65 बार में काट देते हैं और 2 से इसको 75 बार में काट देते हैं, सॉरी 50 बार में। 100 को काटेंगे तो 2 से 50 बार में कट जाएगा। अब अगर हम 65 और 75 को गुना करेंगे
तो ये लगभग अगर मान चले 60 और 70 रहता तो क्या होता है, ये 4200 के अप्रॉक्स में जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमें और काटना पड़ेगा, क्योंकि 65 और 75 को गुना करेंगे तो ये 4200 के अप्रॉक्स में चला जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, एक बार और काट देते हैं। 5 से ये कितना बार में, 13 बार में, 5 से ये 10 बार में, 10:13 कर दें। अब हम अगर इस दोनों गुना करते हैं 13 को 75 से, 13 से 91, यानी 910 के, यानी 900 के अप्रॉक्स में जा रहा है, और 900 के अप्रॉक्स में विक्रय मूल्य भी दिया गया है। यानी ये 100:130 को हम लोग क्या करते हैं, ये 10:13 ही कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हमें विक्रय मूल्य दोनों का 975 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 13 को अगर हम 75 से गुना करेंगे तो ये 975 विक्रय मूल्य आ जाएगा इसका। अगर हम इसको 75 से गुना किए तो इसको भी 75 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 750 आ जाएगा। अब क्या अपना, अगर इसको इसके विक्रय मूल्य को 975 बनाना है तो इसको हम लोग 13 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 975 विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हम इसको 13 से गुना किए तो इसको भी 13 से गुना करेंगे, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 1300 आ जाएगा। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 13×7=20, यानी 2050 आ गया। और टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5×5=10, 9×7=14, 9×18=19, 1950 आ गया। तो ओवरऑल मेरा क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है तो इस स्थिति में हमें क्या होगा कि हानि होगा। कितना का हानि हो रहा है, 100 रुपये का हानि हो रहा है। कितना में, 2050 में गुने 100, 10 से 10 कट जाएगा, 2×5=10, यानी 5 पॉइंट के अप्रॉक्स में जा रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 5 पॉइंट के अप्रॉक्स में जा रहा है, 2×5=10, लेकिन 5 से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम बात करें 2×5=10 तो 10 तो 25 हो जाएगा ना, 5 से ज़्यादा हो रहा है, यानी जो भी आंसर होगा वो 5 से कम होना चाहिए। तो यानी 4.5%, 4.9% का हानि, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाभ तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। और अगर हम बात करें 100 को अगर हम 205 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 को, तो ये 5 से कम आएगा, 5 से कम एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A/B 2:5 है, C/B 3:4 है, तो ABC का अनुपात ज्ञात करें। जैसे अगर इस तरह का सवाल है तो हमें लिखना नहीं है। देखिए A/B 2:5 है तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया, इसमें भी 2:5 है, इसमें भी 2:5 है, यानी 3×6, 3×5=15, इसमें भी 2:5 है, 4×8, 4×5=20, यानी इसमें भी A/B जो है वो 2:5 है। अभी सब में A/B 2:5 दिया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं C/B 4:3 कहाँ पे है। C और B का अनुपात यहाँ पे 4:5 है, तो ये ऑप्शन खत्म। 3 और 5 है C और B का अनुपात, ये भी ऑप्शन खत्म। यहाँ 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, यानी C और B का जो अनुपात 3:4 एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी C3 तो B4, यानी C3 और B4 एक ही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जल्दीबाजी में इसको शॉर्टकट में ही देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/5 गति से चलते हुए अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी 3/5 गति से चला, इसका मतलब उसका गति पहले 5 था तो अब किस रफ्तार से चला, 3 से चला। पहले अगर 5 था तो अब 3 से चला। अगर गति का अनुपात 5:3 हो गया तो समय का अनुपात क्या होगा, गति का जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी 3:5 हो जाएगा समय का अनुपात। क्या चीज़ बोला है, इस प्रकार उसे 20 मिनट देरी से पहुंचा। अनुपात में कितना देरी से पहुंच रहा है, 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी ये 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, कार्यालय पहुँचने में उसके मिनटों का समान समय तो 3 था, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त में 13 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी ये कोई जीवा है और ये 12 सेंटीमीटर, यानी केंद्र ये है और ये केंद्र से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और त्रिज्या कितना दिया गया, त्रिज्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है। अगर हमें जब भी दूरी निकालना है तो वो हमेशा लंबवत होता है, दूरी हमेशा लंबवत होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये 12, 13 तो ये 5 हो जाएगा। और अगर हम जीवा पे केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो यानी ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 + 5 10, यानी जीवा की लंबाई 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 25% और x% की छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये तो x का मान क्या होगा। देखिए उसको हम लोग शॉर्टकट बताते हैं। अगर 960 रुपया है तो 25% छूट देने के बाद ये 75% बचेगा। 75% का शॉर्ट फॉर्म कितना होता है, 3/4, 3/4 होता है, यानी 4 से कितना बार में, 24 बार में 240, यानी 720 रुपये उसका भी विक्रय मूल्य बचेगा 25%।
लेकिन एक और छूट मिला और उस छूट के बाद इसका जो विक्रय मूल्य हो रहा है वो 612 हो रहा है। ठीक है, पहले 25% छूट मिला तो 720 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन एक और छूट मिलने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य होता है वो 612 रुपये हो जाता है। तो कितना का छूट मिला हमें यहाँ पे, यानी 108 रुपये का छूट मिला कितना पे, 720 पे गुना 100, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 से 4 बार में, 18 से ये 6 बार में, यानी 60/4 यानी 15% का छूट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शॉर्ट फॉर्म इसका बनाने का यही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। तो अगर हम ये cos थीटा को काट के यहाँ ले आते हैं और ये 12 को काट के यहाँ ले जाते हैं, यानी sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा कितना आ गया 5/12, और tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो इसका मतलब h कितना हो जाएगा 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो हमें क्या निकालना है sin थीटा, sin थीटा क्या होता है P/H, यानी P के बदले में 5 और h के बदले में 13, यानी sin थीटा 5/13 हो जाएगा, प्लस cos थीटा, cos थीटा क्या होता है B/H, B के बदले में 12 और h के बदले में 13, यानी 12/13 हो जाएगा, और माइनस cot थीटा, cot थीटा डायरेक्ट हम tan थीटा को उल्टा कर दे, यानी 12/5 कर दे डायरेक्ट इसको। ठीक है, यानी वैसे B/P। तो ये हो जाएगा इस दोनों कैलकुलेशन 17/13 माइनस 12/5, यानी 17 पंचे 85, और माइनस 13 12 गुना करेंगे तो 144 और 12 156 हो जाएगा, डिवाइड बाई 65, यानी अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो -71/65, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से ₹100 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो 24.50 दिया गया है। देखिए जो अंतर होता है इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 749 यानी 49, यानी 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी जो अंतर होगा वो 49% का होगा, यानी R² अंतर बच जाता है। तो यानी 0.49% का वैल्यू जो है वो कितना दिया गया 24.5 दिया गया है 50। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2450/49, तो ये कितना बार में कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू जो होगा 50 पे 2 0 और आ जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर 12% की दर से 2 ईयर का सी और एस का अंतर पूछता ना, तो 12 के स्क्वायर 144 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देते, यानी 1.44% का अंतर हो जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 108/36, यानी 36 से 3 बार में कटेगा और 3 × 4 12 हो जाएगा, प्लस देखिए 25 चौका ये 100 हो जाएगा, और 100 में अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते तो ये 200 बार में कटेगा, यानी प्लस 200, सॉरी ये 25 चौका 100 नहीं, ये फिर तो एक मिनट, ये दशमलव इस दशमलव को भी हटा देते हैं और इस दशमलव को भी हटा देते हैं, क्योंकि भागा में है तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 × 4 20 हो जाएगा, ये -10, यानी 20 में 10 गया 10 प्लस 12 10 22, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया थी कि अगर कोसेक अल्फ़ा सेक बीटा के बराबर हो तो इस स्थिति में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 4 थीटा प्लस 60 - 2 थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 2 थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 30, तो थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 15। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेक स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61। अगर इस कॉट स्क्वायर को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे तो इस एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, और 90 में से हम 61 घटाएंगे तो 29, tan स्क्वायर 29 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस साइन 60 होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस कोसेक 30 क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 2, 1/2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये प्लस, तो 4 1 5 प्लस 3/4, यानी 5 को 20 प्लस 3 23/4। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, √x - 1/√x कितना देगा 3√2 देगा, तो x² + 1/x² निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। अगर x - 1/x अगर a दिया गया हो तो x² + 1/x² क्या होता है a² + 2। तो सेम उसी तरह से √x + 1/√x
-1/√x अगर 3√2 दिया गया, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x + 1/x क्या हो जाएगा, यानी 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 18 अब +2, 18 + 2 यानी 20। ठीक है, फिर हमें स्क्वायर करना है। अगर x + 1/x बराबर अगर a दिया रहता है तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2। ठीक है, जब यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और जब यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो अगर हम अब निकालेंगे x² + 1/x², वो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर -2 यानी 400 - 2 398, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन विच कॉलेज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स ओवर द गिवन 3 ईयर्स इज द लिस्ट, यानी जो ऑप्शन में दिया गया उसी में हम सबका पासिंग स्टूडेंट का ओवरऑल हम पहले निकालते हैं। परसेंटेज तो सेम ही होगा ना, जब बताया गया कि हर वर्ष 200 विद्यार्थी हैं तो परसेंटेज तो सेम ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल स्टूडेंट देख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कहाँ पे कम है। अगर यहाँ देखिए टोटल स्टूडेंट ई में तो 5 2 7 3 10 और 7 21 1 22 220 हो गया टोटल पासिंग स्टूडेंट। तो अगर जिसका पासिंग स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो उसका एवरेज परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, जिसका पासिंग स्टूडेंट कम होगा उसका एवरेज परसेंटेज भी कम होगा। ई के बाद हम देख लेते हैं बी का। बी में टोटल स्टूडेंट कितना है, ये कितना 8 5 13 7 20 2 6 2 8 6 14 7 21 यानी टोटल 210 है। ठीक है, उसके बाद एफ का देख लेते हैं। एफ तो हाई नहीं है, छोड़ देते हैं। ए का देख लेते हैं। ए में टोटल स्टूडेंट कितना पास हो रहा है, 8 2 10 4 14, ये 7 7 14 से 20 1 21 यानी 214 ए में पास हो रहा है। तो सबसे कम पासिंग स्टूडेंट 210 बी में है। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की संख्या में वृद्धि प्रतिशत लगभग क्या है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में बी, देखिए 2017 में बी 77 था और पिछला वर्ष 68 था, तो 68 से 77 हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ, यानी 9 का वृद्धि हुआ कितना में, 68 में गुने 100। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग में 13.2% के लगभग इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2015 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का अनुपात। तो 2015 में कॉलेज ई में 72%, यानी ये जो दिखाया गया ग्राफ वो प्रतिशत विद्यार्थी को दिखा रहा है, यानी 72 उत्तीर्ण है तो बाकी जो 18% बचेगा वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। 28%, 72 अगर उत्तीर्ण है तो बाकी जो 28% होगा वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अगर हम 4 से ये 7 बार में, 4 से ये 18 बार में, यानी 18:7, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि सभी पाँचों कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाए, यानी ये सभी विद्यार्थी को वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाए, तो कॉलेज सी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को दर्शाने के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो सबसे पहले अगर सभी कॉलेज के विद्यार्थी को त्रिज्यखंड में दर्शाएंगे तो हमें टोटल विद्यार्थी निकालना पड़ेगा। टोटल कितना स्टूडेंट है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी जितना 68 72 74 65 68 77 80 88 92 सबको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है हमारे पास 1189। ठीक है, तो कॉलेज सी में ना, तो अब ये निकालना पड़ेगा कॉलेज सी का त्रिज्यखंड का कोण निकालें तो कॉलेज सी में अगर हमें निकालना पड़ेगा टोटल कितना स्टूडेंट उत्तीर्ण हुआ, तो 8 2 10 और 9 8 17 8 25 1 26 यानी 260, यानी टोटल 260 है कॉलेज सी में। कितना ओवरऑल 1189 में, तो केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज निकालना रहता तो 100 से गुना करना पड़ता, अगर केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये अप्रॉक्स में 79% का अप्रॉक्स में आंसर आ जाता है, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आपका 78.7 हो जाएगा, 78.7 यानी अप्रॉक्स में 79 के अप्रॉक्स में चला गया, इसीलिए सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है।